बात करते हैं नैतिकता की प्रोन्नति और उसके आवश्यकताओं की। प्रोन्नति से आशय क्या है? किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी, यानी कि आप बात करते हैं कि नैतिकता में की बढ़ोतरी कैसे होगी लोगों के बीच, या बढ़ोतरी किस प्रकार की होगी। नैतिकता से आशय क्या है, नैतिकता बढ़ती कैसे लोगों के बीच, क्या उसके, और लोगों को नैतिकता की आवश्यकता क्यों है, समाज में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है। क्या समाज बिना नैतिकता के कह सकते हैं सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है? क्या उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ नैतिक नियमों का होना आवश्यक नहीं है, ज़रूरी है? तो नैतिकता हमें क्या देती है, क्या सिखाती है हमें? नैतिकता क्या है? आपको समाज में आपके आचरण व्यवहार का तरीका क्या होगा, किन परिस्थितियों में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज के में आपको किसी दूसरे की हेल्प क्यों करनी है। कोई अगर गरीब तबके का व्यक्ति है, लाचार है, भीख मांग रहा है, और आप सक्षम हैं कि उसको आप पढ़ा लिखा सकते हैं या उसकी ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको अपने स्तर पर करनी चाहिए, ये नैतिकता कहता है, ये नैतिकता से तात्पर्य है। लेकिन आज का जो समाज है क्या वो करता है? क्या नैतिकता आज के समाज में इस उन्नति पर है कि हम उन सारी चीज़ों को आसानी से सर्वाइवल हो सकता है लोगों का? आपको दिखती है नैतिकता आज है? आप सभी नैतिक रूप से सही हैं हर समय हर दिन? परिस्थिति अनुसार आप सही हैं कह रहे हैं? क्या परिस्थिति पर आप डिपेंड करते हैं कि उस परिस्थिति में आप कैसे होंगे? जैसी कोई परिस्थिति आपके अंदर डाल दी जाए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल के दौरान क्या हुआ, आपके पास जो पैसा है वो इतना ही है कि आप अपने घर तक जा सकते हैं, और कुछ पैसा है जो आप उस ट्रैवलिंग के दौरान कुछ खाने पीने के लिए चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। उसी दौरान ट्रेन पर एक व्यक्ति आता है जो विकलांग है विकलांग है, वो आपको पैरों से और आँखों से आपके सामने आता है, और वहाँ पर वो कुछ गीत संगीत के द्वारा गाकर वो फिर पैसे मांगता है। आपके सामने आता है, अपने हाथों से आपको पकड़ता है और अपने हाथों के आपके सामने फैलाता है। आप उस समय क्या करेंगे? वो किसी और से भी पैसे ले सकता है, मैं क्यों दूं? एक एक करके आप नहीं जा पाएंगे, फिर आप घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रैवलिंग का पैसा अपने पास रखेंगे, उसके अतिरिक्त जो पैसा बचाया आप उस व्यक्ति को दे देंगे, अच्छी बात। अच्छा, कुछ पैसा दे देंगे, थोड़ा रख लेंगे, यानी कि अगर 50 रुपये खाने का है तो 10 रुपये निकाल के दे देंगे, 40 खा लेंगे। और कोई और कुछ बचता है इसमें करने को? जी देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक आंसर दिया कि जो व्यक्ति आपसे बेगिंग कर रहा था उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या खाना है, और पर्टिकुलर आप उसे खरीद कर वो सामान वहाँ पर दे सकते हैं। इससे ये होगा कि व्यक्ति का जो होता है आपने कुछ खरीद के भी दे दिया, और उससे आपका जो पैसा होगा वो भी आपको आकलित हो जाए कितना बचा है, और उस अनुसार आप अपने लिए भी खा सकते हैं और आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, अपने स्थान पर पहुंच भी सकते हैं। लोगों को पैसा दे देना सही नहीं है, क्योंकि कई बार जो पैसा वो भीख मांग कर ले भी जाते हैं, किसी वर्ग विशेष के द्वारा वो बेगिंग जो होती संचालित की जाती है, उनसे सारा पैसा कलेक्ट कर लिया जाता है, उनको वापस उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा आंसर है ये। और जो दूसरा उन्होंने बताया कि किसी ने बोला था कि हाँ,
आपने बोला था कि वहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि हम खाने, एक दिन हम भूखे भी रह सकते हैं, ट्रैवलिंग तक का खर्चा हम अपने पास रख लेंगे, बाकी जो खाने पीने का जो पैसे थे हम उनको उस दिन को भी दे देंगे, ये भी अच्छा है। लेकिन जो बाकी जो आंसर हैं कि हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। नैतिकता ये भी नहीं कहती कि आपने अगर उसको कुछ नहीं दिया तो आप गलत हैं। बेसिकली एक व्यक्ति की ज़रूरत ही इतनी है कि उसको खाने के लिए और ज़रूरत पहुंचने के लिए कहीं ज़रूरी है, तो वो अपने अगर नहीं भी देता है तो भी वो गलत नहीं है। जी देखिए, ट्रेन में जो होता है लोग आते जाते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर जैसे किसी स्टेशन पे आप चढ़ते हो तो वहाँ पर अब तो ट्रेन में ये भी व्यवस्था होगी, किचन की भी व्यवस्था हो गई है, ठीक है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, उनको दिल से दिला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो ये आपके आंसर हैं। यहाँ पर आप व्यक्ति चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलता है। तो वही चीज़ें हैं कि प्रोन्नति और आवश्यकता नैतिकता की क्यों है समाज में, वो अलग अलग आयामों पर अलग अलग जगह पर इसकी ज़रूरतें आपको पड़ती रहती हैं, ठीक है। और आप ये स्वयं वहाँ पर निर्णय लेंगे। नैतिकता हर जगह आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कि फिर आप वीडियो खोलेंगे, देखेंगे हाँ इस विषय में क्या पढ़ाया गया था, उसके बाद कुछ आंसर मिला तो फिर वहाँ पर आप उसको ऐसा अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, वहाँ पर आपको वही उसी समय इंस्टेंटली जो होती है आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। नैतिक रूप से सही है नहीं सही है वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट कर लीजिए, हेडिंग डालिएगा। हाँ जी कहिए। अगर उसके पास खाने के पैसे हैं और ट्रैवलिंग के पैसे, हाँ व्यक्ति के पास जी, अगर वो खाने के पैसे देते हैं तो फिर उसने गलत किया ना। सॉरी मैं किसने, मतलब ये है कि ऑलरेडी उसको पैसे दिए गए हैं फिर सफर के लिए, उसके जो बीच में उसका खाना है वो व्यक्ति पास खाने के और ट्रैवलिंग के पैसे हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा नहीं है। अगर वो कुछ भी कम करता है तो वो भूखा रहेगा, हाँ ठीक है, तो सर ये गलत किया है ना उसने, फिर यहाँ पे नैतिकता कहाँ पर है? किसने गलत किया कि व्यक्ति ने अगर अपने खाने के जो पैसे हैं वो भिखारी को दे दिए हैं तो वो गलत किया, उसने अपने साथ गलत किया है। उसने अपने साथ गलत किया। ऑलरेडी जब हमारे पेट नहीं भरा है, अच्छा तो देखिए सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। उन्होंने पूछा कि व्यक्ति अपने ही साथ गलत कर रहा है, उसने अपने खाने का अपना पेट भूखा रखे, वो दूसरों का पेट भर रहा है, ठीक है। एक देखिए ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ आप एक दिन भूखे रहोगे तो आपको कुछ नहीं हो जाता है अगर आप फास्ट रख लोगे, आप ऐसा नहीं कि अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पैसे देने ही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पैसे नहीं भी देते हैं तो आप गलत नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा था वो सिर्फ आपके खाने का और ट्रैवलिंग का पैसा था जो आपकी ज़रूरत है। उसके अतिरिक्त अगर आपके पास पैसा होता आप नहीं देते हैं तब आप जाके गलत हो। ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग वहीं पर पैसे वो दे देंगे अपने खाने के पैसे, कुछ लोग होंगे जो खरीद के दे देंगे, कुछ पैसा बचा भी लेगा वो अपने खाने के लिए यूज़ कर लेंगे, और कुछ लोग क्या होंगे नहीं भी देंगे। तो ये डिपेंड करता है। नैतिकता ये कहती है कि वहाँ पर आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही नैतिक रूप से आप सही हैं गलत हैं या द्वंद्व की स्थिति में आप क्या करते हैं, यह आपका अपना निर्णय है। नैतिकता किसी चीज़ को गलत या सही नहीं कहती, परिस्थिति के अनुसार क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा ये डिसाइड करना आपका काम, ठीक है। तो वहाँ अगर आप पैसे नहीं भी देते हैं तो आप पर कोई आरोप नहीं लगाता है। हाँ कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम किसी अलग काम के लिए दिए गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे खाना हो गया, पर्सनल हो गया, तो सर अगर सिर्फ कोई कंडीशन आती है कि किसी ने मुझे पैसे दिए हैं, बोला कि ये काम करके आओ। अच्छा, किसी ने आपको पैसे दिए हैं, कोई किसी काम के लिए दिए हैं, ये काम करके आओ, हाँ, बीच में कुछ कंडीशन हो जाती है कि तो वो मुझे पैसा उसमें कुछ पार्ट देना पड़ता है, तो ये गलत है या सही है? देखिए अब यहाँ पर आपको पास हो गया, द्वंद्व की स्थिति आ गई, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक द्वंद्व की स्थिति आ गई। पैसा आपका नहीं था, काम आपका नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको कुछ पैसे दिए गए किसी और काम को करने के लिए, तो आपकी नैतिकता ये कहती है कि उस काम को आप जाकर करें, उस विश्वास को आप बनाए रखें, ठीक है। सर्वप्रथम जो प्रथम दृष्टया होना चाहिए कि आपको वो काम जाके करना चाहिए। इन कंडीशन जो होती है, अगर आपको बीच में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष आ जाता है, आपको उससे पैसे मांग लेता है और आपको वहाँ पे देने पड़ जाते हैं, आप चाहते हुए भी नहीं अपने आप को रोक पाते हैं और पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो होते हैं, आपकी जो प्रथम दृष्टया जो कार्य था वहाँ पर आपको उसको वहाँ पर महत्व देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो आप इस योग्य होने चाहिए कि उस चीज़ को आप आपूर्ति अपने स्तर पर कर सकें। या
जिस व्यक्ति ने आपको पैसे दिए हैं उसे जाकर इस बारे में समझा सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जिसने जो पैसे दिए हैं वो अगर ये समझ सकता है, वो भी इतने दयालु भाव का है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका वहाँ पे जॉब आपकी चली जाएगी, प्लस आप पर केस होगा और आपको हो सकता है जेल में भी डाल दिया जाए। ठीक है, इसलिए प्रथम दृष्टया आपको वही काम करना है। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आपको अपने स्तर पर करनी है, न कि किसी दूसरे के पैसे को लेकर आपको वहाँ पर किसी और की हेल्प करनी। ठीक है, तो नैतिकता के हिसाब से दोनों चीज़ें क्लियर रखें। हेल्प अपने स्तर पर की जाती है, न कि उधार लेकर किसी से की जाती है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा, नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करती है। नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करती है। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, नैतिकता व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्रदान करती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर सके। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर सके। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, प्रायः व्यवहार के दौरान एक सही निर्णय उचित और अनुचित का प्रायः व्यवहार के दौरान उचित और अनुचित का द्वंद्व व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाता है। नैतिकता इस द्वंद्व से व्यक्ति को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। इस द्वंद्व से व्यक्ति को बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, किसी निर्णय के दौरान सही निर्णय का आधार प्रदान करती है। किसी निर्णय लेने के दौरान सही निर्णय का आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, बदलती सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप समय समय पर नैतिक मूल्यों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर नैतिक मूल्यों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। नैतिकता एक विषय वस्तु के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। नैतिकता एक विषय वस्तु के रूप में समय समय पर नैतिक मूल्यों को परिभाषित करती है। नैतिक मूल्यों को परिभाषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक अंतरक्रिया में व्यक्ति प्रायः व्यक्तिगत और सामाजिक अंतरक्रिया में व्यक्ति प्रायः व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित के बीच विरोधाभास की स्थिति में
विरोधाभास की स्थिति में आ जाता है। नैतिकता इस स्थिति में व्यक्ति को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सार्वजनिक महत्व के हित की ओर प्रेरित करता है। सार्वजनिक महत्व के हित की ओर प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नैतिकता सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने की दिशा में बनाए रखने की दिशा में एक सामाजिक मानदंड का निर्धारण करता है। एक सामाजिक मानदंड का निर्धारण करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नैतिकता की आवश्यकता क्यों। नैतिकता की आवश्यकता क्यों। इसमें लिखिएगा, नैतिकता मूल्यों का समुच्चय है। नैतिकता मूल्यों का समुच्चय है जिसे सार्वभौमिक रूप से समाज स्वीकार करता है। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं स्वीकार करता है। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं के आधार पर इस समाज का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा सकता। इस समाज का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा सकता। अतः मूल्यों का एक समुच्चय समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अतः मूल्यों का एक समुच्चय समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, नैतिकता की आवश्यकता के संदर्भ में अरस्तु का कथन सर्वाधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। अरस्तु का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस समाज से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस समाज के बाहर व्यक्ति का या मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है।
अरस्तु का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक अस्तित्व समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक अस्तित्व समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अस्तित्व प्रदान किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति समाज का ऋणी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति समाज का ऋणी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि समाज द्वारा निर्धारित मानदंड और मूल्यों को स्वीकारें ताकि समाज का अस्तित्व बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि समाज द्वारा निर्धारित मानदंड और मूल्यों को स्वीकारें ताकि समाज का अस्तित्व बना रहे। क्योंकि समाज का अस्तित्व नहीं है तो व्यक्ति का अस्तित्व भी नहीं है। क्योंकि समाज का अस्तित्व नहीं है तो व्यक्ति का भी अस्तित्व नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समाज के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, समाज के नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। हाथों की एक्सरसाइज आप लोग करते रहा करिए, नहीं तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज कराई जाती है उससे आपको समस्याएं हो सकेंगी। चलिए, तो यहाँ पर अभी अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका अगर है तो उसका अस्तित्व है और वो अगर नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर अगर हम उसकी तुलना करें, एक तरफ हम एक पशु को लें, दूसरी तरफ एक मानव को लें, क्या बातें हो रही हैं? थक गए हैं क्या? ब्रेक चाहिए? क्लास ख़त्म कर दी जाए? आज का हो गया? हाँ, नहीं, अगर नहीं पढ़ना है तो भी बता दीजिए, बातें करनी है तो क्लास ख़त्म कर दी जाए, नहीं तो जब तक क्लास चल रही है तो शांति से सुनिए और आपसे जब पूछा जाए तभी आप बोलिए। ठीक है, चलिए। तो नैतिकता एवं मानव के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, एक पशु और एक मानव में क्या डिफरेंस है। एक मानव मनुष्य है और एक पशु है। इसको लेकर नैतिकता क्या कहती या उनके बीच डिफरेंस कैसे क्रिएट करती? आपके अनुसार आप मानव हैं, ठीक है, एक तरफ कोई एक पशु है, आप पशु से क्यों अलग हैं? बंदर भी सोच सकता है, मगरमच्छ भी अपने शिकार को किस तरीके से पकड़ता है वो सोच कर करता है, शेर भी अपने शिकार को किस तरह से करता है वो बहुत बुद्धि से, बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, बहुत घात लगा कर करता है। उसके अंदर भी सोचने की क्षमता होती है। डॉल्फिन के अंदर भी सबसे बुद्धिमान मछली बोली जाती है। तो सोच उनमें भी है, आप में भी है। फिर आप अलग कैसे हैं? अच्छा, आपके अंदर सामाजिक स्थिति है। सर, हमारे एनवायरनमेंट में रूल और रेगुलेशन
कंडीशन है, उनके में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को उनके हिसाब से अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उनके लिए इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है। रूल रेगुलेशन नहीं है। बिल्कुल रूल और रेगुलेशन है, हर एक चीज़ का एक क्रमबद्धता है। जिन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ा है उनको पता है कि कितनी ज़रूरी है इन्वायरमेंट का होना और कितना ज़रूरी है एक रूल और रेगुलेशन का नियमित रूप से फॉलो अप होना। जैसे अगर आप एक श्रेणीबद्ध आप श्रृंखला देखिए, श्रृंखला प्रक्रिया पढ़ी है, उसी तरह आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ी है। आप में उसमें क्या होता है, एक नियमबद्धता होती है। अगर उसमें से किसी एक वर्ग को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी आपकी श्रेणियाँ नष्ट हो जाएंगी। तो आप अलग कहाँ हुए फिर? आप मनुष्य हैं ना, सोचिए आप कहाँ से मनुष्य हैं, क्यों अलग हैं पशु? हाँ, जैसे कि हम थे कोई, जैसे हमको आई थी ट्रेन वाला कि हम खाना छोड़ सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए खाना छोड़ देते हैं। अगर खाने के लिए नहीं है तो अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, खुद भूखे रहेंगे। सर ऐसा नहीं है, मैं आपको देखूँ बिल्कुल, आप ऐसा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूँ। मानव में ही आपको इस तरह के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। आप 4 लोग बैठे हों, वहाँ पे 1-2 लोग आपको पैसा देगा, 1-2 लोग नहीं देगा। ठीक उसी तरह आपके जानवरों में भी है, कुछ होंगे जो अपने लिए खा लेंगे, कुछ होंगे जो बच्चों को खिलाएंगे। ठीक है, और कोई अपने एग्जाम्पल देना चाहे? मनुष्य जिज्ञासु होता है और पशु नहीं होता। अच्छा, मनुष्य जिज्ञासु होता है और जानवर जिज्ञासु नहीं होते, पशु नहीं होते हैं। आपका जो चिंपैंजी होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जिज्ञासु प्राणी हैं। वो हर चीज़ को सीखने की उनके अंदर इच्छा होती है। उनको जो सिखाया जाए वो ट्रेंड किए जा सकते हैं उनको। और कुछ बताना चाहेंगे? मनुष्य का हमारा डेवलप जो समाज होता है, डेवलप होता है। अच्छा। हम लोगों का जो कोई समाज हमारा डेवलप नहीं होता है, एक बना मतलब हमारा उनका कहना है कि हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं और वो असभ्य। उनका कोई समाज एक तरीके अच्छा। का नहीं होता है कि मतलब वो कहीं भी हमारा कुछ नहीं करते रहते। अब आपने यहाँ एक चीज़ और जोड़ दी। जैसे हम मैं अभी यहाँ पर सिर्फ मानव और पशु का अंतर ढूंढ रहा था, आपने सभ्य और असभ्य डाल दिया है। बताइए सभ्य क्या, सभ्यता क्या, सभ्य होने का क्या मतलब है और असभ्य होने का क्या मतलब है? फिर अब मैं बताऊँगा कि आप मानव सभ्य है कि नहीं है और एक जानवर सभ्य है कि असभ्य है। सर वो ये है कि हम लोगों को पता है कि हमारी लिमिटेशंस कहाँ है, वो भी की आ जाती है। अच्छा, आपको पता है आपकी लिमिटेशंस कहाँ हैं? मतलब ये कि हमें इस समाज में किस तरीके से रहना है, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या हमारे अधिकार हैं, उन चीज़ों को हमें पता है। उनको मतलब जागरूक नहीं पता है आपको क्या आपके अधिकार हैं। मनुष्य को ये नहीं पता है। आज अगर इंडिया में आप घूम के आ जाइए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोगों के उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, नहीं पता होंगे। आप कैसे कह सकते हैं? और बताएं, आप लोग बताइए। आज आपने आपको आप मनुष्य साबित कर दीजिए, मैं यहाँ पर छोड़ के क्लास चला जाऊँ। आप अगर अपने आप को मनुष्य साबित नहीं कर पाते हैं इस क्लास में बैठकर, बेकार है मेरा आपसे। एक बार में साबित हो जाएगा। तो आप सभी की बातों से साबित करने में काफ़ी समस्या हो गई कि मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है। देखिए, मनुष्य के अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का अगर आप डिफरेंस करना चाहेंगे, एक पशु से तुलना करेंगे, तो वहाँ पर मनुष्य क्यों मनुष्य है वो आप जान सकते हैं। आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं, क्षमताएं क्या हैं? आपके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता है। कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है। जानवरों को इससे कोई लेना देना नहीं। वो फल, सेब जो है, सेब है, ऊपर से गिरा, नीचे आया, खा लिया उन्होंने। लेकिन मनुष्य क्या है, वो सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तर्क वितर्क कर सकता है। उसने उस तरह के नियमों को, सिद्धांतों को वहाँ पर अप्लाइड किया और आगे चलकर उन्हीं नियमों सिद्धांतों के आधार पर उसने कुछ नए चीज़ों का आविष्कार किया। बंदर को क्या है, उसने चल के पेड़ पर एक फल को तोड़ा और खा लिया। सेब कच्चा है या पका हुआ है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य को पता है कि पर्टिकुलर जो सेब है वो किस सीजन में आता है, कब उसका जो होता है फल पकेगा और कब वो यूजेबल होता है। उससे शराब भी बनाई जा सकती है। उसमें कौन सा अम्ल होता है, मनुष्य को क्यों खाना चाहिए, उन सारी चीज़ों को तर्क वितर्क करना, उसके ज्ञान का जो अवसर है, वो सारी चीज़ों का उत्सुकता, उन सारी चीज़ों को वो क्रिएटिविटी आती है। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ मानवीय मूल्य विकसित हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, कुछ इच्छाएं हैं। उन सारी चीज़ों का नैतिकता के अनुरूप पालन करना है। समाज में रहता है तो उसके कुछ नैतिक नियमों का पालन करता है वो। जानवरों का क्या है, कोई चीज़ मिल गई तो 4 लोग लड़ गए। मनुष्य में क्या है, मनुष्य के क्या है, जिसने खरीदी है वो उसी का है, उसके लिए वो लड़ाई नहीं करते कि तुम्हारा कैसे हो गया।
तो वो कुछ नैतिक नियम है, जो व्यक्ति का है वो उस व्यक्ति का है, जो मेरा है वो मेरा है, उसके लिए वहाँ पर आपके बीच लड़ाई नहीं होने वाली। ठीक है। और आप लोग धार्मिक भावनाओं आप मानते हैं, कुछ लोग धार्मिक हैं, अच्छी बात है, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो जानवरों को भी धर्म से मानना न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं कि मेरे पेड़ ना कट जाएं, क्योंकि पेड़ काटने वाले आप लोग हैं, भगवान नहीं आके काटता है। ठीक है, तो उनके लिए तो भगवान फिर आप ही हो गए। और आप लोग क्या है कि मार के उनको भगा देते हैं। आज बंदरों का आवाज़ आपके आसपास के क्षेत्रों में क्यों विचरित करते हैं? घर घर यहाँ वहाँ छतों पर क्यों आते जाते हैं? क्योंकि उनके प्राकृतिक मूल निवासों का आपके द्वारा क्या किया गया? नष्ट कर दिया गया। जब आप किसी के प्राकृतिक मूल निवासों को आप नष्ट करेंगे तो कहाँ रहेंगे? आपके घर के आसपास। ठीक है। तो मनुष्य जो होता है उसकी इच्छा शक्ति, तर्क वितर्क करने की क्षमताएं, उसके मानवीय मूल्यों के आधार पे वो पशुओं से अलग है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट आउट करिए यहाँ पर, हेडिंग डालिएगा, नैतिकता एवं मानव में अंतर क्रियाएं। नैतिकता एवं मानव में अंतर क्रियाएं। इसमें लिखिएगा, पशु और मानव के बीच बेसिकली आपको किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो पशु के कार्य और मानव के कार्यों के आधार पर, पशु क्या कार्य करता है, उसके जो कार्य होंगे वो कैसे होंगे? क्या उसका कोई मूल्य होगा? क्या उनका मूल्यांकन किया जाता है? पशुओं के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है? नहीं किया जाता है, जबकि मनुष्यों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो हेडिंग डालिएगा इसमें, पशुओं के द्वारा किए गए कार्यों, हेडिंग नहीं पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है। पशुओं के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जबकि मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन नैतिकता के आधार पर किया जाता है। क्योंकि पशुओं में स्वतंत्र इच्छा संकल्प, क्योंकि पशुओं में स्वतंत्र इच्छा संकल्प नहीं होता, जबकि मनुष्यों में होता है। पशुओं में स्वतंत्र इच्छा संकल्प नहीं होता है, जबकि मनुष्यों में होता है। हेडिंग डालिएगा, इच्छा संकल्प। इच्छा संकल्प क्या है? इसमें लिखिएगा, यह मानव के विवेक युक्त कार्य, यह मानव के विवेक युक्त कार्य से संबंधित होता है, जहां व्यक्ति, यह मानव के विवेक युक्त कार्य से संबंधित होता है जहां व्यक्ति कोई कार्य चेतना की स्थिति में, मनुष्य कोई भी कार्य चेतना की स्थिति में रहकर संपादित करता है। चेतना की स्थिति में रहकर संपादित करता है। चेतना की स्थिति से तात्पर्य, चेतना की स्थिति से तात्पर्य इस प्रकार की अभिव्यक्ति, इस प्रकार की अभिव्यक्ति की गई इच्छाएं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति की गई इच्छाएं जिसमें व्यक्ति के अंदर उचित और अनुचित, जिसमें व्यक्ति के अंदर उचित और अनुचित निर्धारित करने की क्षमता होती है, साथ ही साथ
इच्छा संकल्प ऐसे कार्य से संबंधित है, इच्छा संकल्प ऐसे कार्य से संबंधित है जो व्यक्ति के द्वारा ऐच्छिक रूप से किया गया है, जो व्यक्ति के द्वारा ऐच्छिक रूप से किया गया है। अर्थात वह कर्म जो ऐच्छिक रूप से नहीं किए गए हैं, अर्थात वे कर्म जो ऐच्छिक रूप से नहीं किए गए हैं, वे नैतिकता के मूल्यांकन के दायरे में नहीं आएंगे। वे नैतिकता के मूल्यांकन के दायरे में नहीं आएंगे। इच्छा संकल्प, नेक्स्ट पॉइंट, इच्छा संकल्प के आधार पर, इच्छा संकल्प के आधार पर नैतिकता कर्म को 3 वर्गों में विभाजित करती है। कर्म को 3 वर्गों में विभाजित करती है। ठीक है, पहला नैतिक कर्म, दूसरा अनैतिक कर्म, तीसरा नीति शून्य कर्म। ठीक है, नैतिक, अनैतिक और नीति शून्य। हाँ, नीति शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है और नीति शून्य क्या है। नैतिक होना क्या होता है, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार आपने किसी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य किया और वो कार्य नैतिक मापदंडों के आधार पर उचित है, तो वो क्या हुआ, नैतिक कार्य हो गया। दूसरा है आपका अनैतिक कार्य, यानी कि आपने अपनी इच्छानुसार कोई कार्य नहीं किया और ना ही वो नैतिक मापदंडों पर उचित है, तो वो क्या हुआ, अनैतिक कार्य। तीसरा है नीति शून्य कार्य, यानी आपने उसे ना ही अपनी इच्छा के अनुसार तो नहीं किया, लेकिन ना ही वो नैतिक आधार पर उचित है और ना ही अनुचित है, तो वो क्या हुआ, नीति शून्य कार्य हुआ। ठीक है, एक तरह कह सकते हैं उदासीन होना, जहाँ पर उचित और अनुचित का कोई लेना देना नहीं। नीति शून्य यानी कि आपने अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया, यानी अनैच्छिक रूप से कोई कार्य किया है और वो नैतिक मापदंडों के आधार पर ना ही उचित है ना ही अनुचित है, तो वो आपका नीति शून्य परक कार्य होगा। ऐसा कोई कार्य है जो आपका ना उचित हो ना अनुचित हो। बेवजह सोना क्या उचित है क्या अनुचित है। अब दिन में गए आप, कौन बताता है कि आपको कब सोना है कब नहीं सोना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। क्या ये नैतिक रूप से आप अपनी इच्छानुसार सो रहे हैं या अनिच्छानुसार सो रहे हैं। आपको कोई काम नहीं है, आप गए लेटे और सो गए, आपकी इच्छा भी नहीं थी, आप सो भी गए, लेकिन वो ना ही उचित है ना ही अनुचित। अगर उचित क्या होता है कि आप चाहते हैं उस समय कोई काम आप कर सकते थे। अनुचित इसलिए नहीं है कि आपने किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। आप स्वयं सो रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है तो आपके लिए है। अनुचित होगा कि जब आप किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हो। इसी तरह जैसे शराब पीना, शराब पीना उचित है या अनुचित है, कौन निर्धारित करता है। शराब पीना उचित है या अनुचित है, उचित है ना, उचित है ना ही अनुचित है। ये परिस्थिति पर फिर डिपेंड करेगा। नीति शास्त्र यही कहती है, नीति शास्त्र ये नहीं कहती है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वो ये कहती है कि परिस्थिति के अनुसार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उचित और अनुचित का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लिखिएगा, पहले नैतिक कर्म लिखिएगा। नैतिक कर्म क्या है, इसमें लिखिएगा
स्वतंत्र इच्छा संकल्प, नैतिक कर्म। स्वतंत्र इच्छा संकल्प के आधार पर व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर कर्म करे तथा वह कर्म नैतिक मानदंडों के अनुरूप हो तो उसे नैतिक कर्म कहते हैं। सेकेंड हेडिंग डालिएगा अनैतिक कर्म। अनैतिक कर्म, इसमें लिखिएगा स्वतंत्र इच्छा संकल्प के आधार पर किया गया कर्म परंतु वह कर्म नैतिक मानदंडों के आधार के विपरीत हो तो इसे अनैतिक कर्म कहते हैं। नैतिक मानदंडों के विपरीत हो तो इसे अनैतिक कर्म कहते हैं। तीसरा लिखिएगा नीति शून्य कर्म। नीति शून्य कर्म, इसमें लिखिएगा स्वतंत्र इच्छा संकल्प का अभाव अर्थात व्यक्ति में उचित अनुचित को निर्धारित करने की क्षमता का अभाव होता है। अर्थात व्यक्ति अनैच्छिक रूप से किसी कार्य को संपादित करता है, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक। ऐसे कार्य नीति शून्य कर्म कहलाते हैं। अर्थात यह नैतिकता के मूल्यांकन के दायरे से बाहर होगा। उदाहरण स्वरूप लिखिएगा नशे की हालत में किया गया कर्म किसी अबोध बालक द्वारा किया गया कर्म पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों व्यक्ति हैं, क्या इनमें उचित और अनुचित करने का यहाँ पर क्या सही है क्या गलत करने का इनके पास अनुभव है, क्या ये वहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं? क्या एक अबोध बालक को 2 से 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है क्या सही है क्या गलत है? नहीं पता होता। वो बेड पर पेशाब कर देता है, उसे नहीं पता कि क्या कहाँ करना है और क्या नहीं करना है।
तो जिसे ये पता ही नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित, उसे हम नैतिकता के दायरे में नहीं रखते हैं और ऐसे कर्म को हम नीति शून्य कर्म कहते हैं। पागल व्यक्ति है, उसे पता ही नहीं क्या उचित है क्या अनुचित है, उस परिप्रेक्ष्य में वो किसी को मार देता है, किसी घर के दरवाजे तोड़ देता है, किसी से भिड़ जाता है, तो उचित और अनुचित को उसे पता ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको कर्म के 3 आधार हो गए आपके। अब बात करते हैं यहाँ पर नैतिकता के कुछ अन्य शब्दों से, कुछ अन्य शब्दावलियाँ हैं, उनसे जोड़कर इनके प्रयासों को देखते हैं।